स्टार्ट कर दें। हाँ जी, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। ये देखिए, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, ए लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड है, जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिकेटर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, लैंगिक शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। देयर आर टू स्टेटमेंट, बताइए इसके बारे में क्या राय है आप लोगों की, इस स्टेटमेंट्स के बारे में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए भाई? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होएगा ना, राइट ऑप्शन इसमें आएगा कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बेसिकली वो क्या है, सही है या गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ रहेगा, ठीक है। देखिए क्यों रहेगा, इस बात को समझिए, है ना। क्या है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है फॉल्स है, बट स्टेटमेंट सेकंड है वो ट्रू है। देखिए कह रहा है कि एक लर्नर का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो इम्पैक्ट नहीं रखता। आप मुझे एक बात बताओ, आप किस कल्चर से आते हो बेसिकली, है ना। तो वो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो कहीं ना कहीं आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को, है ना, इम्पैक्ट में लेके आएगा कि आप किस तरह से आए हैं, कहाँ से आए हैं, आपका बेसिकली सीखने बेस बेस कैसा है जिसको हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये कह रहा है नो इम्पैक्ट, है ना। इम्पैक्ट ये कह रहा है नहीं करता, जबकि इम्पैक्ट तो करेगा ही ना। आपका व्यक्ति सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहीं ना कहीं वो लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट में लेके आएगा। लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिकेटर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि लैंगिक शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। ये ठीक 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 बात है, जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि फोर्थ कैसे सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, बताओ भाई। चलो नेक्स्ट के बारे में बात करें। चलो आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन और है। देर आर टू स्टेटमेंट्स। कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट द वेरी कंसेप्ट ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी इवेल्युएटेड। पाठ्यचर्या विकास के प्रारंभ में कार्यक्रम की संकल्पना का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कॉग्निटिव मॉडल ऑफ टीचिंग कैन असिस्ट टीचर इन शेपिंग देयर इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। अनुदेशात्मक दृष्टिकोणों और छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन को आकार देने में शिक्षण के संज्ञानात्मक प्रतिमान शिक्षकों की सहायता पर कर सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट है, आराम से पढ़िए, इनके बारे में आप क्या कहोगे। जब हम करिकुलम के बारे में बात कर रहे थे, वहां से कुछ जोड़ के क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल, इसके इसमें दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, दोनों के दोनों ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। कि एट द बिगिनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट द वेरी कंसेप्ट ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी इवेल्युएट। कह रहे पाठ्यचर्या विकास के प्रारंभ में कार्यक्रम की संकल्पना का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। इवेल्युएट करना चाहिए कि कैसे कैसे किसके लिए करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। और कोग्निटिव मॉडल यानी कि ब्रेन से संबंधित
of teaching can assist teacher in shaping their instructional approach and evaluate students learning। बिल्कुल जो कॉग्निटिव मॉडल है वो आपको सहायता ही करेगा शेप करने में इंस्ट्रक्शनल अप्रोच और स्टूडेंट को जो लर्निंग है उसको इवैल्यूएट करने में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में कुछ बात करते हैं, आराम से सुनना है। ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आए, अच्छे क्वेश्चंस थे। अब हम बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। दिस इज टाइलर मॉडल, है ना? करिकुलम मॉडल है जो करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, तो टाइलर करिकुलम मॉडल है, 1949 में इन्होंने दिया। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये क्या मॉडल है? देखिए, बुक है इनकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, ये आई 1949 में। क्या है ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन? क्या बेसिक सिद्धांत है ना? आधारभूत सिद्धांत क्या है करिकुलम और इंस्ट्रक्शन के? राल्फ टाइलर 1949 कंसिडर्ड फोर कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि जो करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, पाठ्यचर्या का विकास जो करेंगे, उसमें चार कंसिडरेशन की बात करी कि चार चीजों को कंसीडर करके, चार चीज़ों को दिमाग में लेके कंसीडर करके हमें बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट करना चाहिए। पहला, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम किसके लिए, हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए हम करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं। पहला ये अपने को पता रखना चाहिए, ठीक है, इसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पज। बेसिकली हम किस मेथड से, वो जो हमने ऑब्जेक्टिव तो बना लिया कि हमारा ये उद्देश्य है इस करिकुलम को बनाने का, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है या जो करिकुलम हमने बनाया है वो किस मेथोडोलॉजी से, किस तरीके से हम डिलीवर करेंगे, है ना? जो हमने पर्पज है हमारा कि यार ये उद्देश्य है हमारे करिकुलम बनाने का, तो किस मेथड तक हम पहुंचाएंगे, ये भी हमें बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, ये भी कंसिडर करना चाहिए। यही है ना, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पज। और थर्ड है, हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। तीसरा है कि हम जितने भी ये हम एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उनको प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित कैसे करें, इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड कैसे करें। पहला है हमारा उद्देश्य क्या है, किस मेथड से देंगे, हमने मेथड बना लिया, लेकिन हमारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो बहुत इफेक्टिव हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में जाए, ये कैसे करें, इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। और फाइनली हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने जो उद्देश्य डिसाइड किया था, जो ऑब्जेक्टिव लेके बनाया था, क्या वैसे हमें परिणाम मिले हैं क्या, या क्या परिणाम मिले हैं हमें। तो ऑब्जेक्टिव, methodology, effective, organized, or evaluation. These four are basic consideration according to Ralph Tyler of for curriculum development। यानी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए ये चार हमारे बेसिक कंसिडरेशन है, ये होने चाहिए अकॉर्डिंग टू राल्फ टाइलर। ये आप ध्यान रखोगे भाई? बताइए, ये ध्यान रखोगे? आपसे पूछ ले भी क्या क्या बेसिक बात की है करिकुलम डेवलपमेंट की। हम्म, ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन के बारे में बात करें, जैसे ये क्वेश्चन है ना? इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट आर द फोर बेसिक क्वेश्चंस रेज्ड बाय राल्फ टाइलर फॉर करिकुलम प्लानिंग। पाठ्यक्रम नियोजन के लिए राल्फ टाइलर द्वारा उठाए गए चार मूलभूत प्रश्न निम्न में से कौन से हैं? मैं आपको एक बार ऑप्शन बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, है ना? पहला ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सेकंड ऑप्शन है ए, सी, डी और ई। थर्ड ऑप्शन है सी, डी, ई एंड बी। और फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, डी और ई। आपसे पूछा है कि व्हाट आर द फोर बेसिक क्वेश्चन रेज्ड बाय राल्फ टाइलर फॉर करिकुलम प्लानिंग, वही बात पूछी है। आप एक बार देखिए ये क्वेश्चन, क्या आंसर आना चाहिए? बताइए भाई, क्या आंसर आना चाहिए? चलो, इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? इसका राइट आंसर आएगा सेकंड, ए, सी, डी और ई। बी नहीं आएगा, ठीक है ना? इसका राइट आंसर सेकंड है। सेकंड में क्या है अपने पास, कौन कौन से ऑप्शन है?
ए, सी, डी और ई ये एकदम सही आंसर है, इसमें बी नहीं आएगा। क्यों? देखो, सबसे पहले गोल तो हमें पता ही, ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ा ही है, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है? और एक हमने भी ये भी पढ़ा कि मेथड्स कौन से अपनाने चाहिए, मेथोडोलॉजी की बात करी थी, है ना? और इवैल्यूएशन की बात करी थी लास्ट में कि इवैल्यूएशन करना चाहिए और बेसिकली हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो भी हमें देखना पड़ेगा गोल अपनाने के लिए किस तरह हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये चारों हो गया। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात नहीं की है इसमें, ठीक है? अलग से, तो ये हमने कट कर दिया। राइट ऑप्शन ए, सी, डी और ई है, यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है? देखो अभी हाथों हाथ क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूज हो गए क्या? या सही था सबका आंसर? सही था? अच्छा, समझ में आई बात? हाँ जी, समझ में आई। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं। अब करिकुलम डिजाइन करने के क्या-क्या सोर्स होते हैं, है ना? सोर्स मतलब स्रोत, है ना? स्रोत बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, ये है ना? ये बेसिकली करिकुलम डिजाइन करने के लिए क्या-क्या सोर्स अपनाने चाहिए हमें। तो बेसिकली जब हम कोई भी करिकुलम या पाठ्यचर्या डेवलप कर रहे हैं, है ना? तो बेसिकली हमारे पास किस तरह से साइंटिफिक अप्रोच भी हमें रखनी पड़ेगी, यानी कि साइंस भी एक सोर्स होगा। सोसाइटी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग पहला एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। सामाजिक हम चीज़ें देखेंगे कि समाज में रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, सोसाइटल हो गया। हमारा लर्नर यानी कि किसके लिए बेसिकली हम बना रहे हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा सोर्स के तौर पे, है ना? मोरल डॉक्ट्राइन नैतिकता को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? नॉलेज ज्ञान को, यानी ये सारे सोर्स हैं जो बेसिकली जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं तो इनसे आता है सारे सोर्स, साइंटिफिक, सोसाइटी, मोरल डॉक्ट्राइन, नॉलेज, लर्नर, ये सब सोर्स हैं जिसमें हम करिकुलम डिजाइन करेंगे। तो इन्हीं को ध्यान में रख के या ये स्रोत की तरह काम करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेस फॉर करिकुलम डिजाइन? तो साइंस, सोसाइटी, मोरल डॉक्ट्राइन, नॉलेज, लर्नर, दीज आर सोर्सेज ऑफ करिकुलम डिजाइन। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स फॉर करिकुलम डिजाइन? नॉट ए सोर्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तो कौन सा आंसर करोगे आप? नॉट ए सोर्स तो कौन सा कर दोगे? हमें पता है साइंस है, सोसाइटी है, नॉलेज है, कौन सा नहीं है? जो इकोनॉमी है ना? जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आ जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन ये एक सोर्स नहीं है, इकोनॉमी एज ए सोर्स। ठीक है भाई? तो अभी तो आपको पता है, याद है, अभी पढ़ा है, लेकिन जब ये चीजें नहीं पढ़ी हुई एकदम से आ जाए ना, तो इकोनॉमी को तो हम काटेंगे ही नहीं, है ना? अगर सीधा क्वेश्चन देख लेते तो काट देते इकोनॉमी को क्या? सही बताओ। अगर ये क्वेश्चन सीधा देख लेते तो काट देते क्या? बताओ, या नहीं काटते? हम्म, चलो, थोड़ा सा ध्यान रखनी है चीजों को ना, कि भी क्या क्या चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन है कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टीचिंग की क्या क्या फेज होती है। फेज मतलब होता है चरण, लेवल अलग चीज होती है, लेवल स्तर होते हैं, ये फेजेज है। लेवल भी बात करेंगे, दीज आर फेजेज। शिक्षण के चरण कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन है ना, ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी फेज है, तो दिमाग खराब हो जाता है कई बार। तीन फेज है। एक है प्री एक्टिव फेज, जैसे आप एग्जाम्पल से समझ लो। मैं जैसे क्लास में आया हूँ, तो क्लास से पहले मैंने जो तैयारी की है कि मुझे ये पढ़ाना है, यानी कि मैंने एक प्लानिंग बनाई होगी, है ना, कि ये काम करना है और मुझे इस तरह से काम करना है, एक योजना बनाई है मैंने। ऐसे तो नहीं कि मैं सीधा आया और एकदम बोलने लग गया। आप भी जैसे कहीं पढ़ाने जाओगे, तो आप दिमाग में ये रखे जाओगे कि अच्छा, ऐसी क्लास है मेरी, इस तरह से काम करना है, ये पढ़ाना है, एक प्लानिंग बना के जाते हो। तो जो प्लानिंग बनाते हैं, यानी कि क्लास में इंटरैक्ट होने से पहले, है ना, यानी कि सक्रिय होने से पहले, एक्टिव होने से पहले, जो आप प्लानिंग बना के जाते हो क्लास के लिए, दैट इज प्री एक्टिव फेज। हर कोई जाता है, जैसे आप भी पढ़ाते हो या कहीं पढ़ाओगे, तो पहले एक दिमाग में प्लान होगा कि यार ऐसी क्लास है, इतनी बड़ी क्लास है, ऐसे क्लास है, इसमें ये पढ़ाना है, ये नहीं। तो दिस इज प्री एक्टिव फेज।
उसके बाद सेकंड फेज आती है, दैट इज इंटरमीडिएट फेज, जिसमें आप क्लासरूम में चले जाते हो और इंटरेक्शन करते हो। जैसे अभी मैं आपसे काम इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो दिस इज इंटरमीडिएट या अंतःक्रियात्मक या इंटरेक्शन फेज है ये मेरी, जिसमें आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फाइनली एक होगी पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होगा, जब आपका इवेल्युएशन होगा, है ना, मूल्यांकन होगा, कि अब आपको इवेल्युएशन करना है ना, इवेल्युएशन मूल्यांकन करना है, यानी कि आपका फाइनली आपने क्या सीखा वो हमें देखना है, इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले प्री एक्टिव फेज, जिसमें मैं प्लान करके आ रहा हूँ। इंटरमीडिएट फेज, जिसमें मैं इंटरैक्शन आपसे कर रहा हूँ अभी। पोस्ट एक्टिव फेज, जब आप सीख लोगे तो जो इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपको इनको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ, आराम से समझना है। प्री एक्टिव फेज यानी कि पुरुषक्रिय चरण, टास्क परफॉर्म बाय ए टीचर एंटरिंग इनटू द क्लास इन द फेज, है ना, यानी कि कक्षा प्रवेश चरण में शिक्षक द्वारा किए गए कार्य जो मैं प्लान बनाता हूँ। जैसे डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसका उद्देश्य क्या है, किस क्लास को पढ़ा रहा हूँ। जैसे अब मैं आपको वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना जो आपको काम आने वाली है, क्या उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को हम मीट करूंगा, मैं उसी उद्देश्य के लिए पढ़ाऊंगा, तभी आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले ये प्री एक्टिव फेज में आएगा कि मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, पहले से डिसाइड होगा ना, क्लास में एंटर करने से पहले मैं ही तो तैयार करूंगा ये। तो डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टू टेक जजमेंट अबाउट द करिकुलम, और आपके जो पाठ्यचर्या है उसका जजमेंट लेना कि किस तरह से है, क्या पाठ्यचर्या क्या है, ये तो पहले ही देखना पड़ेगा। तो ये प्री एक्टिव फेजेस में ये आ जाएगा, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टू टेक जजमेंट अबाउट द करिकुलम। आपसे ये सेपरेटली पूछ सकते हैं कि ये किस फेज में आएगी, तो ये किस में आएगी, प्री एक्टिव फेज में, पुरुषक्रिय चरण में। ये सब पहले हम डिसाइड करके जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड फेज आएगी, दैट विल बी इंटरमीडिएट या इंटरएक्टिव फेज कह सकते हैं इसको। तो एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ए टीचर इन क्लास, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि कक्षा में शिक्षक द्वारा की जाने वाली गतिविधियां कंसर्न विद प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है मेरे पास वो डिलीवर कर रहा हूँ मैं, प्रस्तुति कर रहा हूँ सामग्री की, तो वो इंटरैक्टिव फेज है। और एक लास्ट में होगी, दैट विल बी पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको बेसिकली इवैल्यूएशन एस्पेक्ट होगा टीचिंग का, शिक्षण का मूल्यांकन का पहलू होगा कि आपने क्या सीखा। तो दीज आर फेजेस ऑफ टीचिंग। तो ये आपको समझ में आई कि प्री एक्टिव क्या होता है ना। ठीक है। हाँ सुब्रता जी, बताओ भाई। ये तीनों फेजेस आपको समझ में आई, क्या फेज है, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव और पोस्ट एक्टिव। आपसे पूछ लेते हैं, अभी सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन दिमाग में आ गया ना ये। हम्म। सबके दिमाग में आ गया। या सो रहा है ये जहां। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो हम शिक्षण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। वैसे तो देखो, अगर ओवरऑल ये सारे ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो चेंज है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, भी डिजायर्ड बिहेवियर लेके आना, यानी कि चेंज इन बिहेवियर करना। भाई पढ़ाने का यही है ना, कि शिक्षण का उद्देश्य कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। तो बेसिक डिजायर्ड है ना, क्योंकि जो टीचिंग में डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब मैं आप में चाहता हूँ कि एक अच्छा व्यवहार आए आपका, अच्छे से परफॉर्म करो, तो दिस इज डिजायर्ड बिहेवियर। तो है ना, तो क्या है ऑब्जेक्टिव, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन प्यूपिल, यानी कि शिक्षार्थियों में वांछित परिवर्तन लाना। ये बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का, कि आप जो चाह रहे हो इस तरह का आप बिहेव चेंज लेके आओ। जैसे हमारे गुरु हमें पढ़ाते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हम इस तरह से अच्छे बने, वो अपनी तरह से एक बिहेव चेंज करना चाहते हैं, डिजायर्ड चेंज करना चाहते हैं। और क्या है, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को ग्रहण करवाना, ये भी उद्देश्य है। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, यानी कि जो छात्र हैं उसके व्यवहार और आचरण को आकार देना, कि अच्छे से व्यवहार करे वो, अच्छे से उसका आचरण हो। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों का जो सीखने का जो कौशल है, जैसे एक पढ़ाने का एक स्किल होता है, वैसे सीखने का भी कौशल होता है। तो लर्निंग स्किल है वो जो टीचर के स्टूडेंट्स की हैं वो अच्छी हो, यानी छात्रों के सीखने के कौशल है वो अच्छा हो।
प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी। बेसिकली एक टीचर को ये सोचना चाहिए, या फिर एक टीचिंग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि समाज में ये जो बैठा है आज क्लासरूम में, ये एक सोसाइटी में जाएगा तो हमें एक सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी, समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एक समाज में भी आएगा। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, उसमें बेसिकली विश्वास का गठन करना, कि चीज़ों को जाने वो। अब आप जब चीज़ों को जानोगे तभी तो आप बेसिकली क्या करोगे, भी विश्वास कर पाओगे चीज़ों को, ज्ञान होगा तभी तो विश्वास करोगे। और नॉलेज, यानी कि रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। रिकॉल का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को याद करना, है ना? रिकॉल करवाना कि आपने ये पढ़ा, ये जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, आप किसी क्लास में जाते हो तो रिकॉल कराते हो ना, आपने ये जाना है कि नहीं जाना। फिर नए नॉलेज से आप पहचान कराते हो तो दैट विल बी रिकॉग्नाइज, यानी कि स्मरण और पहचान, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, ये आपको याद रखना है। और एक तरह से ठोस नींव की निर्माण करना, यानी कि एक प्रॉपर फाउंडेशन बनाना, है ना? समाज का एक फाउंडेशन, बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन, है ना? ये सारे के सारे बेसिकली टीचिंग के क्या है, उद्देश्य है। अच्छे अच्छे उद्देश्य हैं सारे, कोई बेकार उद्देश्य तो नहीं होगा, है ना? एक उद्देश्य तो अच्छे ही होंगे। तो अच्छे अच्छे उद्देश्य सारे देख लेने हैं, तो ये ध्यान रखोगे भी सारे उद्देश्य? बताओ। ध्यान रखोगे जी? रखेंगे जी, रखेंगे। चलो, तो इन सारे उद्देश्य पे आप खरे उतरेंगे हम सब मिलके। चलो, आगे हम अब ये बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग, है ना? शिक्षण का स्तर के बारे में बात करते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण के स्तर की बात करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे हमने फेज़ की बात करी वो अलग बात है, लेवल की अलग बात है। तो लेवल ऑफ टीचिंग को आप यूँ पढ़िए, एक मैं ट्रायंगल बना देता हूँ आपको, ठीक है? लेवल में 3 लेवल की बात होती है। एक सबसे बेसिक लेवल होता है, जिसको मेमोरी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल कहते हैं, या फिर यूँ कहिए इसको स्मृति स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मृति स्तर बोलते हैं। एक होता है उसके बाद उससे हायर, दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग लेवल। कौन-सा होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं अवबोध स्तर, है ना? अंडरस्टैंडिंग, अवबोध स्तर बोल देते हैं, ठीक है? उसके बाद सबसे ऊपर होता है दैट विल बी रिफ्लेक्टिव लेवल। कौन-सा होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम बोलते हैं चिंतनशील स्तर। चिंतनशील स्तर, ये सबसे अपर लेवल का है। देखिए, सबसे जो इसमें बेसिक लेवल का है, वो सबसे बेसिक लेवल का कौन-सा है? मेमोरी लेवल है, जिसमें एक तरह से रोट लर्निंग करवाई जाती है, चीज़ों को रटवाया जाता है। जिसमें क्या है? रटवाया जाता है, रोट लर्निंग की जाती है, सिर्फ़ रटवाते हैं और कुछ नहीं, रोट लर्निंग होती है, ठीक है? जैसे मैंने ये कह दिया, जैसे छोटे बच्चों पे यही करवाया जाता है, क के बाद ख आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, पैटर्न सिखा दिया, यूँ करना है, वो बस उनकी स्मृति में डाला जाता है। किसी भी तरह का इसमें उनको समझाया नहीं जाता। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, विचारहीन शिक्षण का, बेसिकली सिर्फ़ रटवा दिया जाता है कि ऐसे-ऐसे इनको अरेंज करना है, ए के बाद बी, सी, डी ये आएगा, क के बाद ख आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। मतलब इस तरह से चीज़ों को बिल्कुल याद करवाया जाता है। उसमें किसी भी तरह को बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं करवाई जाती, यानी कि इसमें तथ्य होते हैं, उनको रटवा दिया जाता है फैक्ट्स को, कि ये चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे छोटे बच्चों में हम बात करते हैं, छोटे बच्चों को हम ऐसा ही एक बार स्मृति करवाते हैं ना चीज़ों को, कि भई आपको ये याद कर लीजिए, इसमें किसी कि ये होएगा, ये होएगा। अब किसी ने ये थोड़ी पूछा 1 के बाद 2 क्यों आएगा, क के बाद ख ही क्यों आएगा? ऐसी बात तो नहीं हुई, अगर पूछा है तो पीटा ही होगा कोई, ठीक है? तो ये बेसिकली सीधा सीधा लेवल आ गया, सिर्फ जहाँ रटवाया जाता है। फिर सेकंड लेवल आता है, दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या किया जाता है, जो फैक्ट्स हैं उनके बीच रिलेशन बनाना समझाया जाता है। फैक्ट्स के मध्य रिलेशनशिप, है ना? फैक्ट्स के मध्य रिलेशनशिप, यानी कि संबंध, ये चीज़ है तो ये चीज़ ऐसे कैसी है ना? आपको समझाया जाता है। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चीज़ों को समझाने की कोशिश किया जाता है कि अच्छा ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, यानी कि जो तथ्य है उसका संबंध समझाया जाता है। और उसके बाद ये आता है सबसे अपर लेवल का, बेसिकली कौन-सा आ गया? वो आ गया रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड भी बोलते हैं, ओपन लर्निंग भी बोलते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है
और बच्चा ही उसको सोल्व करता है, बिल्कुल ओपन डिस्कशन होता है ये, है ना? प्रॉब्लम सेंटर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली ये 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 क्या लेवल हो गया, सबसे बेसिक कौन सा हो गया? सबसे बेसिक मेमोरी लेवल हो गया, उसके बाद हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसके बाद हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये आपको समझ में आया, सबसे बेसिक कौन सा है? मेमोरी, उससे अपर अंडरस्टैंडिंग, और सबसे हाईएस्ट लेवल का कौन सा है जिसमें ओपन लर्निंग होती है, वो कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर। ये सारी बातें आपको समझ आई भाई? बताओ, ये सारी बातें आपको समझ में आई क्या? ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा, हम शुरू में क्या बोलते हैं? हम शुरू में क्या बोलते हैं कि हमारे मास्टर जी है। शुरू में क्या बोलते हैं? मास्टर, है ना? मास्टर बोलते हैं कि हमारा मालिक होता है वो, एक तरह से हमें चीजें वो याद करवाता है, ठीक है? बिल्कुल मास्टर होता है। फिर हम धीरे धीरे क्या बोलते हैं? लेक्चरर है, लेक्चरर, लेक्चरर। तो चीजों को लेक्चर में लेक्चर दिया जाता है, समझाया जाता है। और फिर अपर में क्या बोलते हैं? गाइड। जब आप पीएचडी में जाओगे तो गाइड ही हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? गाइड कब आएगा? जब आपको बिल्कुल ओपन लेवल की बात आएगी, ठीक है ना? तो ओपन लेवल की बात आएगी जहाँ सिर्फ गाइड करना होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। तो ऐसे ही बोलते हैं ना, पहले मास्टर है, मेमोरी लेवल याद करवाया जाता है। फिर अंडरस्टैंडिंग में एक लेक्चर वाली बात होगी। अब छोटे बच्चों को लेक्चर थोड़ी देंगे हम, है ना? और फिर आएगा गाइड फाइनली, ठीक है? तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे अपर लेवल कौन सा हो गया? ऊपर थॉटफुल लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, बढ़िया से आ गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा तो कर दोगे ना? हम्म, कर दोगे? चलो देखते हैं करते हो क्या। ये क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। यहाँ पे ये ऑप्शंस है, आराम से करना। इधर वाले ऑप्शंस है ये, और क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया से करो, अच्छे से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताइए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये वाला जो है इसका, ये राइट आंसर है। बेसिकली हम पहले मेमोरी लेवल की बात करते हैं, ऑटोनोमस की बाद में कर लेंगे। सबसे पहले मेमोरी लेवल की बात करते हैं। तो मेमोरी में क्या किया जाता है? मेमोरी लेवल में क्या किया जाता है? सिर्फ रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, है ना? सिर्फ यही किया जाएगा मेमोरी लेवल में, यानी कि तथ्यों और सूचनाओं को याद करवाया जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में रिलेशनशिप देख लेंगे, ठीक है? सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट एंड देयर एग्जांपल्स, बिल्कुल ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में, रिफ्लेक्टिव होगा प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। अब ऑटोनोमस लेवल में होता है स्वायत्त विकास, जो अपने फैक्ट्स, भाव भावनाएं, जो फीलिंग हम खुद से सीखते हैं, ये होता है ऑटोनोमस लेवल। तो ये हो गया। तो इसमें एक वाला पीयर लर्निंग वाला कहीं मैच नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन ये है, ठीक है। अब ऑटोनोमस होता है कि खुद से सीखना, है ना? फैक्ट्स, फीलिंग्स, भाव और भावनाएं जो व्यक्त करते हैं हम, दैट विल बी इन ऑटोनोमस लेवल, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें। इस और जितना करवाते हैं साथ साथ रिवीजन किया करो भाई, ठीक है? मंडे को मिलेंगे हम भाई, है ना? बेसिकली मंडे को ही मिलेंगे। अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे ही होती है। कभी मैं सैटरडे को ले लेता हूँ, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है सैटरडे को लेने की क्लास। आप आराम से पढ़िए, आराम से रिवीजन करिए, जो हो चुका है उसको साथ साथ रिवाइज भी करिए, ठीक है? हम्म, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मज़ा आ रहा है पढ़ने में आप लोगों को? और पेपर
पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस जो अपना चल रहा है, जो स्टूडेंट है उनको बता दूं अपनी क्लास अभी है 6:25, 6:25 है ना, वो थोड़ा सा मॉर्निंग वाला नहीं, 6:25 अभी है, 6:25 पे ध्यान रखना, पेपर टू वाली क्लास। और उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखता हूँ कितनी तैयारी है, इसलिए मैंने हेडिंग PYQs डाला है। सुब्रता मंडल जी ज्योग्राफी तो नहीं है। पैरामेट्रिक टेस्ट में एक दिन है ना, हम क्या करेंगे, हैप्पी जी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर बढ़िया कर देंगे। नीलेश जी कह रहे हैं आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है सर, एक बार में समझा। थैंक यू नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पैरामेट्रिक एक दिन है ना अच्छे से क्वेश्चन ले आएंगे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अभी थैंक यू, और अभी हम वो बात करेंगे अपना पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस 6:25 है अभी, ठीक है। 6:25 मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।